जय सिया राम बच्चों। मेरा नाम युवराज चौबे है और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोप। सोप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा शायद ही कोई साल होगा जिस साल बोर्ड में सोप से क्वेश्चन ना आया हो, इसीलिए हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, सोप पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम एस्टेरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके भी इस साल बोर्ड में 90% प्लस आएंगे। सबसे पहले इस सोप को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखिए, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिससे क्या बने, एस्टर बने। एक ऐसी रिएक्शन जिससे क्या बने, एस्टर बने। एस्टर का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOR। सर ये R क्या होता है? सर ये R जो आपने यहाँ पे बनाया है ये क्या होता है बेटा? ये R होता है हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन। हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन, या इसे ही आप बोलते हो एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हो? एल्काइल ग्रुप बोलते हो, है ना, एल्काइल ग्रुप। अच्छा सर एक आध इसका एग्जांपल दे दो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल दे देंगे, है ना। जैसे आपका CH3 हो सकता है ना। इसे आप अगर CH3 है तो इसे आप मिथाइल बोल दोगे। सर लेकिन कार्बन तो एक बॉन्ड बनाता है बेटा, एक बॉन्ड इसका फ्री है, तभी इसे R ग्रुप बोलते हैं। अगर ये CH4 ही होता तब ये R ग्रुप ना होता, ये सिर्फ मीथेन होता, ये अल्केन होता, है ना। मतलब एक ऐसा जो कार्बन होगा, टर्मिनल कार्बन R ग्रुप का, उसके पास एक बॉन्ड कम होगा, है ना, उस पर सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे होंगे। समझ गए? इस R ग्रुप क्या होता है। चलिए अब अपन वापस आ जाते हैं कि एस्टेरिफिकेशन क्या होती है। मैंने आपको बता दिया कि एस्टेरिफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन जिससे आप क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता दिया, RCOOR होता है। अच्छा सर एक बात बताइए, RCOOR में क्या दोनों R सेम होंगे या दोनों R अलग हो सकते हैं? बेटा दोनों R अलग भी हो सकते हैं और दोनों R सेम भी हो सकते हैं। ठीक है सर, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है ना। सबसे पहले तो आप इसमें यही लिख दीजिए कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। इट इज अ रिएक्शन टू मेक एस्टर। इट इज अ रिएक्शन टू मेक एस्टर। ठीक है, इस रिएक्शन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। आप क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। इसको रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल से। इसको किससे रिएक्ट कराते हैं? अल्कोहल से। और आपको इसमें मिल जाता है एस्टर। आपको इसमें क्या मिल जाता है बच्चों? एस्टर मिल जाता है ना। और ऑब्वियसली साथ में H2O रिलीज हो जाता है। साथ में H2O रिलीज हो जाता है, H2O निकल जाता है। ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आपको मतलब पता होगा ना, रिवर्सिबल रिएक्शन का दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, है ना, दोनों डायरेक्शन में ये हो सकती है। उसके बाद आप, अच्छा हाँ, इसके जनरल फॉर्मूला भी लिख लीजिए। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है RCOOH से, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। NCERT में ऐसे लिखा हुआ है, नीचे वाला वे, दोनों वे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर सकते हो ROH से। एस्टर का अभी मैंने बताया कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, RCOOR भी हो सकता है या R डैश भी हो सकता है। अगर R डैश लिख दिया तो उसका क्या मतलब है कि दोनों R अलग है। दोनों R क्या है? अलग है। और H2O तो सर पानी होता ही है ना जी। हम समझ गए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है और क्यों होती है। अब इसमें एक रोल होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है। बेटा जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये एक्ट करता है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ सर, डिहाइड्रेशन हमने गर्मियों में सुना है कि पानी की कमी हो जाती है ना। तो वैसे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी क्या करता होगा? पानी निकाल लेता होगा। पानी को क्या करता होगा? निकाल लेता होगा केमिकली। वो भी पानी को केमिकली निकालने का क्या मतलब है सर? अभी बताता हूं। ये देखिए, है ना, एक सेकंड पेन ले ले। अच्छा, क्या आप ये अल्कोहल का H देख रहे हैं? हाँ सर देख रहे हैं, अल्कोहल का H देख रहे हैं।
और आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं। क्या बताओ, ये दोनों जुड़ के पानी नहीं बना रहे H2, हाँ, तो ये क्या करता है कंसंट्रेटेड H2SO4, इसी पानी को निकाल देता है। तो बचा क्या सर? सर ये बचा RCO और वहां से बचा OR, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है? RCOOR या R डैश बन जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? एस्टर बोला जाता है। अब समझ में आया इस कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है? हाँ सर समझ में आ गया, इस कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है पानी का रिमूवर, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ गए कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा हाँ, इधर पे ना कुछ बुक्स में हीट का सिंबल भी है, तो एक हीट का सिंबल भी बना लो, है ना। हीट का सिंबल, हीटिंग करनी रहती है थोड़ी सी, है ना, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है हमें। अब अगली बात आ जाती है कि सर ये सब तो समझ में आ गया कि एस्टर क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, बनता है, लेकिन एस्टर होता क्या है? तो हमारी जो बुक्स है वो लिखती है कि एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, है ना, बोर्ड रब करते हैं फिर आगे लिखते हैं एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। एस्टर क्या होते हैं सर? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। चलिए जल्दी से देखें और एस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि जब एस्टर आपके उसमें पेपर में दिखे आपको तो आप उसे लिख पाए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। एस्टर्स, पहला पॉइंट है, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। ये कैसे लिक्विड्स होते हैं? स्वीट स्मेलिंग, इनकी बड़ी अच्छी स्मेल होती है, मीठी स्मेल होती है, समझे। अच्छा सर, उसके अलावा, इसके अलावा ये जो फ्रेग्रेंस फ्लावर्स में होती है ना, ये किसकी वजह से होती है? एस्टर की वजह से होती है। फ्रूट में जो फ्रेग्रेंस होती है, जो फ्रूट की एक अच्छी अपनी खुशबू आती है, वो किसकी वजह से आती है? एस्टर की वजह से आती है, समझ गए, है ना। तो द फ्रेग्रेंस इन फ्लावर्स, है ना, द फ्रेग्रेंस, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द फ्रेग्रेंस इन flowers and fruits, थोड़ा सा छिछी गंदा, in flowers and fruits is mainly due to esters, is mainly due to एस्टर्स। आशा करता हूं आपको ये दोनों पॉइंट एस्टर के बारे में समझ में आ गई हो, है ना। मेनली की जगह आप लार्जली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मेनली की जगह आप लार्जली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कि मतलब लार्ज, क्या मतलब होगा इसका? कि जो एस्टर्स, ये जो फ्रूट और फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होती है, ये मेनली मतलब मुख्य तौर पे, या लार्जली मैक्सिमम जितने भी फ्रूट्स और फ्लावर्स उनमें जो खुशबू होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? एस्टर की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बच्चों? एस्टर की वजह से होती है। वेरी गुड। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, चलिए, है ना। आशा करता हूं अब तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन, है ना, ताकि आपको सब समझ आए। आओ मैं एक नॉर्मल अल्कोहल ले लेता हूं, है ना। आपको अल्कोहल और C2H5OH, है ना। सर इसका नाम क्या है बेटा? 2 कार्बन है ना, तो क्या नाम होगा? आप ही बताओ बताओ। इथेनॉल होगा सर। क्या होगा? इथेनॉल, है ना। 2 कार्बन है तो एथ, OH है तो ऑल, और सिंगल बॉन्ड है इथेनॉल, है ना। इसका नाम होगा इथेनॉल, है ना, इथेनॉल। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, इथेनोइक एसिड, है ना। अब इथेनोइक एसिड बोल रहा हूं तो कितने कार्बन होंगे सर? 2 कार्बन होंगे, है ना, CH3COOH। ये कौन सा है? इथेनोइक एसिड। अच्छा, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप? कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और साथ में आप क्या करोगे? हीट करोगे, है ना। दूसरा पेन बदल लेते हैं, ताकि अच्छा लगे देखने में, कंसंट्रेटेड, सर लाल से लगा रहे हो एसिड को, हाँ बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो ट्रायंगल बना दो, या क्या लिख दो? ट्रायंगल की जगह सिर्फ हीट लिख दो। ठीक है। क्या बताया था मैंने? बताओ क्या बताया था मैंने सर आपने मुझे बताया था कि ये जो H है ना, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, बाकी ये कंपाउंड
जुड़ जाएगा, बाकी का बचा हुआ कंपाउंड जुड़ जाएगा। यही बताया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इथेनॉल का, अल्कोहल का H निकल जाता है, क्या बना लेगा, HOH यानी H2O यानी पानी बना लेगा, यानी क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। ठीक है, चलिए पेन बदल लूं थोड़ा आराम से, अपन एक काला एक नीला ले लें। ये CH, ये नीले से लिखना है सर, ये देखो CH3CO, ये इतना है, इथेनोइक एसिड की वजह से आया है। आगे का क्या आ जाएगा बताओ, O आएगा, फिर C2H5 आएगा, यही आपका क्या है, एस्टर है, यही आपका क्या है, एस्टर है सर। अच्छा सर, और साथ में क्या निकल गया बेटा, और पानी मिल गया तुम्हें, है ना, पेन बदल लेते हैं कलर, और क्या मिल गया साथ में, पानी मिल गया, साथ में आपको क्या मिल गया, पानी मिल गया, है ना। आइए, अच्छा सर इस एस्टर का IUPAC नाम तो हमें बता दो, इस एस्टर का IUPAC नाम तो हमें बता दो बेटा। एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है IUPAC नाम का, वो होता है ना, जनरली इनका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्काइल अल्कन OH, एल्काइल अल्कन OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल इथेन OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेन OH। ठीक है, ये देखो C2H5 था ना, इसीलिए इथाइल आया, एक कार्बन वाला था ना, इसीलिए ईथन आया, और OH तो इनका सफिक्स यूज होता ही है, क्योंकि ये क्या है, एस्टर है, इसलिए OH सफिक्स यूज होता है, समझ गए, ऐसे याद रखेंगे आप, है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्कन OH, किसी भी एस्टर का, इस वाले पर्टिकुलर का क्या होगा, इथाइल ईथन OH, है ना। सर वो हमें याद कैसे रहेगा बेटा, जो CO के बाद में आएगा उसे पहले लिखना है, CO के पहले आएगा उसे बाद में लिखना है, 10th लेवल पे इतनी बात सही है, बाकी 11th का 11th में लिखा जाएगा, है ना। सर हमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आ गया। अब अगला टॉपिक जो तुम्हारी बुक में है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो है यूजेस ऑफ एस्टर। सर ठीक है हम समझ गए, लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, यूज क्या है एस्टर का, क्यों बनाए एस्टर को। बेटा देखो, ये जो तुम्हारे स्ट्रॉबेरी वगैरह के केक होते हैं ना, उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, अब स्ट्रॉबेरी के टेस्ट के लिए तो आपने केमिकल डाल दिया, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खुशबू है, इसके लिए भी तो कोई केमिकल डालना पड़ेगा ना, क्योंकि असली स्ट्रॉबेरी तो हम डाल ही नहीं रहे, उसमें तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में सिर्फ केमिकल है, असली स्ट्रॉबेरी तो है ही नहीं। तो बेटा स्ट्रॉबेरी का चलो आपने फ्लेवर के लिए कुछ डाल दिया, लेकिन उसकी जो स्मेल आए, खुशबू आए, स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस आए, मुझे बोलना चाहिए, वो उसके लिए हम एस्टर का यूज कर सकते हैं ना, कि स्ट्रॉबेरी स्मेलिंग लाइक एस्टर आपने डाल दिया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में, मैंगो आइसक्रीम में तो मैंगो स्मेलिंग लाइक एस्टर डाल दिया। उसके अलावा देखो ये क्या देता है, खुशबू देता है, और खुशबू की जरूरत कब पड़ती है सर, ठंडी में पड़ती है, क्यों, क्योंकि हम नहाते नहीं है, यानी कहाँ यूज होता है, ये परफ्यूम्स में यूज होता है ना भाई, ठंडी में ही तो आप नहाते नहीं और परफ्यूम यूज करते हो, है ना, इससे याद रखेंगे अपन। तो एस्टर के जो दो मेन यूजेस है, पहला तो है कि वो परफ्यूम में यूज हो जाता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है ना, पहला लिख लो, है ना, यूज इन परफ्यूम इंडस्ट्री, परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं ना, परफ्यूम इंडस्ट्री। दूसरा यूज आपको मैंने क्या बताया, ये जो आप स्ट्रॉबेरी वगैरह आइसक्रीम खाते हो, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, कहाँ पे, आइसक्रीम, जूस, केक एक्स्ट्रा में, है ना, यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसे यूज करते हैं, कहाँ पे सर, आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम में, है ना, केक बनाने में एक्सेट्रा, है ना, और भी सब्सटेंस बनाने में, जूस बनाने में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई एस्टर की, आशा करता हूं इतनी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इससे ज्यादा एस्टर के ऊपर ना आया है ना आएगा, ना आया है ना आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ पाएगा एस्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे सर, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा सर, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद ही आप हमें क्या पढ़ाएंगे, सोप पढ़ाएंगे। जी हाँ, ये दो रिएक्शन के बिना अगर मैं आपको सोप पढ़ा देता ना तो आपको समझ भी आता, लेकिन वो किसी मतलब का नहीं रहता, क्योंकि ये दो रिएक्शन मेन होती है, ये दो रिएक्शन मेन होती है ना। अब हम करेंगे सैपोनिफिकेशन। अच्छा, सैपोनिफिकेशन को बोलते हैं अल्कलाइन, अच्छी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं,
है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है सर, इसका एक एक शब्दार्थ मुझे बताइए, मेरे कुछ समझ नहीं आया। बेटा अल्कलाइन का क्या मतलब है? सर एक बेस जो कि किसमें घुला हुआ है, वाटर में, है ना। अ बेस सॉल्युबल इन वाटर, यही तो मतलब है अल्कलाइन का। और क्या मतलब है, एक बेस जो कि आपने पानी में घोल के रखा है, ये किसका मतलब है, अल्कलाइन का, है ना। या आप बेस सॉल्युबल इन वाटर बोल लो, वाटर सॉल्युबल बेस बोल लो, बात तो एक ही है ना। अलग अलग शब्द है, मतलब एक ही है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का क्या मतलब है बेटा, सर वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। लिसिस का मतलब आपने बायो में पढ़ा होगा, होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है। किसका ब्रेक डाउन, सर एस्टर का, है ना। किसका, एस्टर का, एस्टर का ब्रेक डाउन। अच्छा सर, मतलब बेसिक मीडियम में पानी की मदद से एस्टर का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। एस्टर का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। अच्छा, बहुत लोग पता क्या बोलते हैं कि जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन का रिवर्स है, उसका उल्टा है, ये असत्य है, मिथ्या है, झूठ है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज नॉट रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज नॉट रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। देखो मैं रिवर्स कब बोलता, रिवर्स कब बोल, अच्छा पहले चलो रिएक्शन बताता हूं, फिर अपने आप तुम ये बातें समझ जाओगे, अपने आप तुम ये बातें समझ जाओगे। अभी के लिए इतना याद रखना, इट इज नॉट रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। इट इज नॉट रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन, इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, उन्हें लगता है एस्टरिफिकेशन का रिवर्स है, जबकि ऐसा नहीं है। सर क्यों नहीं है ये तो बताइए, आपने बताया ही नहीं। बेटा मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मैं ही बताऊंगा, इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, बस मुझे 5 मिनट का समय दे दो बताने के लिए ना। पहले देख तो ले सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती कैसे है, तभी तो बता पाऊंगा। चलो RCOOR, है ना, RCOOR। सर आपने ये 2 क्यों लिया बेटा, आप ही बताओ। ये कहां से आया होगा, अल्कोहल से आया होगा सर, है ना। जब हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करी, वीडियो को अभी 5 मिनट पीछे करके देखो, समझ जाओगे, है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करी, उसमें पाया RCOR। अच्छा ये कहां से आया था सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया था। ये कहां से आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना। मैंने R' माना है ये सोच के कि दोनों R अलग है, दोनों R अलग है, दोनों R मतलब दोनों हाइड्रोकार्बन की चेन अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक को R लिखा है और एक को R' लिखा है। अब मैंने आपको क्या बोला था, बेस लोगे आप, है ना। ये तो एस्टर ले लिया आपने, प्लस आप क्या लोगे, बेस लोगे NaOH। अच्छा, और ये NaOH जो बेस है किसमें होगा, डिसॉल्व्ड होगा सर, किसमें, वाटर में, है ना। ये किसमें होगा, क्या होगा, मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर होगा, ठीक है। NaOH का बेस लोगे, एक रिएक्शन शो करोगे, क्या होगा। इस रिएक्शन में एक बहुत खास बात बोली जाती है कि जो आपने अल्कोहल ली थी एस्टरिफिकेशन में, एस्टर बनाने के लिए, ये पूरा है तो एस्टर, ये पूरा है तो एस्टर ना। तो इस रिएक्शन की बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट निकल के आता है, क्या सर, क्या कि जो आपने अल्कोहल यूज करी थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, जो आपने अल्कोहल यूज करी थी किसमें सर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, वो सेम अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाएगी, वो सेम अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाएगी, वो सेम अल्कोहल आपको क्या होगी सर, ऑब्टेन हो जाएगी। यहां से बनता है, ये देखो, यहां से बनता है RCO ONA, RCOONA। सर अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई सर। कौन सी गलती हो गई, इसका रंग गलत लिखा है मैंने, है ना। इसका रंग गलत है, बनेगा यही RCOONA ही बनेगा, बस रंग गलत लिखा है ना। रंग मैटर्स बेटा, है ना, रंग मैटर्स, योर कलर मैटर्स, स्पेशली व्हेन यू आर इन फ्री स्टेट ऑफ अमेरिका।
एक सेकेंड, ये पेन गिर गया। हाँ, RCOO Na। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे लोग पता क्या बोलते हैं, यहाँ पे Na पॉजिटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव में टूटेगा। NaOH, ये ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं, है ना। NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में सर, और OH नेगेटिव में। यहां से क्या होगा, RCOR में, ये कैसे टूटेगा, RCO नेगेटिव में प्लस R पॉजिटिव में, ठीक है, ऐसे टूटेगा। अब ये क्या होता है, ये Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे जाके जुड़ जाता है, ये OH ऐसा है, इससे जाके जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, RCOONA प्लस ROH। बन गया, हाँ सर बन गया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 10th लेवल पे आप लोगों को ऐसी बहलाने वाली बातें बता दी जाती है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या होता है ना भाई। देखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखोगे तो वही चीज है ना। अभी आप पाओगे कि जब मैं इसका प्रोडक्ट लिखा हूं तो RCONA ही तो लिखा है, आप थोड़ी वहां पे ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लैक पेन करोगे, मैं कर रहा हूं ना ये समझाने के लिए। आपको तो वहां पे RCONA ही लिखना है, चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे जैसे मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्ट तरीका, सही तरीका वैसे लिख दो। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि कल को आपसे कोई 11th में पूछ ले, 12th में पूछ ले, एग्जैक्ट तरीका बताओ, इसीलिए बस, है ना, इसीलिए बस। सबसे पहले तो ये गलत है जो मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये गलत है। सर सही तरीका क्या है, बेटा सही तरीका ऐसा है कि ये जो NaO है इस पर्टिकुलर केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में NaO है, ये टूटता है Na पॉजिटिव में, सॉरी NaO नेगेटिव में, इसमें टूटता है NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, इसमें टूटता है। अच्छा सर, हाँ बेटा। और ये जो RCO है ये इस NaO नेगेटिव से जुड़ता है, इस NaO नेगेटिव से जुड़ता है, क्या बनाता है RCO। इतना तो ये है, बाकी ONA उल्टा होके जुड़ता है ONA। सर इस H प्लस का क्या होता है, इस H प्लस का बेटा ये H प्लस इस OR नेगेटिव के साथ जुड़ता है, जो यहाँ पे निकला था ना एस्टर से, ये OR नेगेटिव इसके साथ जुड़ता है, और ऐसा है ना, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है बेसिकली, ऐसा ROH बना लेता है। क्या बना लेता है, ROH, अल्कोहल। तो मिल गई ना आपको सेम अल्कोहल जो आपने रिपीट करी थी, है ना। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई हो। देखो अगर ये वाली बात समझ में आई, थोड़ी डेप्थ की बात है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वरना जो मैंने पहले बताया था ना Na प्लस और OH नेगेटिव में टूट जाता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड में कभी आपसे वो एक्सप्लेनेशन पूछेगा ही नहीं, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। बस एग्जैक्ट आपको पता हो कि क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो RCOONA बना, प्लस क्या बनेगा बेटा, यहाँ से ROH बनेगा, प्लस क्या बनेगा RO, और H कहां से आया था सर, NaOH से आया है, ROH बनेगा। क्या बना सर, ये बना अल्कोहल, ये तो अल्कोहल ही बना ना, ROH। हाँ सर ROH तो अल्कोहल। देखो मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहो तो बीच पे ऐसे बॉन्ड लगा के ऐसे भी बना सकते हो, ROH। बात देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं उससे, ठीक है। अच्छा जी सर, अच्छा सर ये समझ में आ गया, ये एस्टर है, ये क्या बोलते हैं डिसॉल्व्ड इन वाटर, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है, अल्कोहल। अच्छा यहाँ पे मैंने R' लिया तो यहाँ पे भी R' लेना जरूरी है ना, R' है ये, ठीक। ये समझ में आ गया अल्कोहल है। ये बताइए सर ये जो RCOONA बन गया है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोला जाता है सोडियम 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 सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट क्यों सोडियम क्यों बोल रहे हैं, सोडियम लगा हुआ है, सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं 2 मिनट में बताता हूँ। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है ना, याद करो इनिशियली ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया था ना, ये जो लिया था ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया था, इसीलिए इसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आया, क्योंकि अल्टीमेटली डिराइव तो चीजें RCO ये कार्बोक्सिलिक एसिड से है, डिराइव वही से हुए, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज किया। सॉल्ट क्यों यूज किया, सॉल्ट इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स डेवलप होते हैं, यानी RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ऐसे पोल्स डेवलप होते हैं जैसे सॉल्ट में होते हैं ना, इसीलिए सॉल्ट वर्ड यूज किया। तो इसे क्या बोला जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या बोला जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक कमाल की बात बताऊं, एक बहुत कमाल की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग, इसे ही सोप बोला जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, सोप। अच्छा सर अब हम समझ गए कि आप क्यों लेक्चर की स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हमें सोप पढ़ने से पहले एस्कैरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बिना एस्कैरिफिकेशन पढ़े
सपोनिफिकेशन पढ़ते तो हमें समझ नहीं आती है ना, और बिना सपोनिफिकेशन पढ़ते सोप पढ़ लेते डायरेक्ट तो भी हमें समझ नहीं आता है ना। बेटा समझाने को तो समझा देता, बट अब जो कंसेप्ट बनेंगे ना वो परमानेंट होंगे, लाइफ लॉन्ग होंगे, हमेशा समझ आएगा है ना। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। उसके बाद अच्छा हाँ सर आपने ये नहीं बताया कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन रिवर्स क्यों नहीं है एस्टेरिफिकेशन का, ये तो बता दीजिए। बेटा देखो मैं उसे रिवर्स कब कहता है एस्टेरिफिकेशन का, जब जो वहां पे प्रोडक्ट में मिला था यानी एस्टर है ना, एस्टर वो डिक्टो क्या बना लेता, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता और अल्कोहल बना लेता, लेकिन इसने डिक्टो वो काम नहीं किया। एक तो मुझे अलग से NaOH भी देना पड़ा इसमें है ना, प्लस यहाँ पे क्या बना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अगर यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता ना तो मैं बोल देता खुशी खुशी चलो हाँ चलो रिवर्स है ना, लेकिन यहाँ वो बना ही नहीं, इसीलिए मैं इसे रिवर्स नहीं बोल सकता हूँ, इसे रिवर्स नहीं बोल सकता एस्टेरिफिकेशन का। आशा करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई हो आपको। अब हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा उससे पहले सपोनिफिकेशन रिएक्शन का यूज तो सुन लो। सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज यूज्ड, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक सोप, इज यूज्ड टू मेक सोप, साबुन जिससे हमारा ठंडियों में नाता छूट सा जाता है सर, है ना। साबुन वो चीज है जिससे हमारा नाता ठंडियों में छूट सा जाता है सर, क्योंकि हम नहाना ही बंद कर देते हैं। वेरी गुड। अब एक एग्जांपल लेते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, सिर्फ इतना मिटा रहा हूं ना, नीचे नीचे का मिटा रहा हूं है ना, ताकि एग्जांपल लेके समझ पाए। सर आप सीधा लिखते लिखते थोड़ा टेढ़ा लिख दे तो आदत है बेटा, आदत क्या करें है ना। एग्जांपल लूं वही लूं, CH3 CO OCH2 सॉरी OC2H5 है ना, जो हमने उधर लिया था OC2H5 यही लिया था। चेक करो पीछे 5 मिनट वीडियो घुमा के है ना, यही एस्टर बनाया था। हाँ सर यही बनाया था। प्लस क्या किया था, NaOH किया था सर, प्लस क्या किया था NaOH। अच्छा इससे क्या बनना चाहिए सर, जो आपने कार्य से लिखा है ना, इससे क्या बनना चाहिए सर, CH3CO बनेगा सबसे पहले तो CH3CO एज इट इज लिखो लो, ब्लैक से लिख दिया CH3CO है ना। कलर मैं वही यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो है ना, सिर्फ आपके लिए कलर का इतना बार बार परिवर्तन हो रहा है। CH3CO लिख दिया, अब क्या लिख दोगे ONA सर है ना, ONA कहां से आया था ONA सर, इधर से आया था, चलो लिखो ONA लिख दिए ONA। नेक्स्ट क्या बनेगा सर, वो जो अल्कोहल आपने यूज करी थी ना वो आपको वापस मिल जाएगी। कौन सी अल्कोहल यूज करी थी, ये रही, सॉरी ब्लू कलर ये देखो, प्लस C2H5, देखो C2H5 तो यहां से आ गया C2H5O, और H कहां से आएगा सर, NaOH से H आएगा, तो उसे कैसे लिखूंगा, ब्लैक से लिखूंगा, सॉरी लाल से लिखूंगा है ना। इन सबके नाम लिख लें, इन सबके नाम लिख लें। चलो इधर इसका क्या नाम है बताओ, अभी बताया था कुछ देर पहले, बताओ। इथाइल ईथर ओएट, इथाइल ईथर ओएट, इथाइल ईथर ओएट। इसका नाम क्या है सर, होमवर्क दूं, नहीं सर बता दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका नाम तुम्हें नहीं आता तो अपनी नैया बहुत 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 खतरे में है ना। बुरा लगेगा सुन के, पर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे इसका नाम नहीं पता तो बहुत मुश्किल चांस है कि वो इस साल 10वीं पास कर पाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट। अच्छा इसे ही सोडियम एसीटेट भी बोल देते हैं ना, बात एक ही है ना, चाहे आपका नाम मन हो सोडियम इथेनोएट बोल दो, चाहे आपका मन हो सोडियम एसीटेट बोल दो। लास्ट वाले का नाम बताओ सर, इसका नाम है इथेनॉल, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। अच्छा यही क्या है तुम्हारा, सोप है, यही क्या है तुम्हारा सोप है। आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई हूं। कुछ एग्जांपल्स होते हैं सोप के है ना, मैं मुंह से बोल देता हूं। एक होता है आपका बड़ा कॉमन C17H35COO Na, C17H35COO
Na, एक बड़ा कॉमन सा सोप होता है ना, इसे बोला जाता है सोडियम स्टेरेट। इसे क्या बोला जाता है? सोडियम स्टेरेट, है ना। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, लिख लेना। एक और बार रिपीट कर दूं, C17H35COO Na, इसे क्या बोला जाता है? सोडियम स्टेरेट। ठीक है, एग्जांपल है ये सोप का। चलो अब हम इस लायक हो चुके कि हम क्या पढ़े? सोप पढ़े। जितना ये पोर्शन था ना एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ा क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट है। इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे एक ही लेक्चर में कवर करा रहा हूं, है ना। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि अपन एकदम चीजें कहां से पढ़ रहे हैं? इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज उठाया। आगे भी जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे सेपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, सोप, इससे क्वेश्चन आता ही है ना। अल्ट्रा मोस्ट बोलते हैं ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो यही है पूरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड छोड़, पूरी साइंस की अगर केमिस्ट्री का कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सोप है, क्वेश्चन आता ही है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हेडिंग डालो क्लेंजिंग एजेंट, हेडिंग डालो क्लेंजिंग एजेंट्स, ना। क्लेंजिंग एजेंट्स, इसे ही सर्फेक्टेंट भी बोल दिया जाता है ना। इसे ही आप क्या बोल सकते हो? सर्फेक्टेंट्स बोल देते हो ना, इसे ही सर्फेक्टेंट बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है सोप, एक क्या होता है? सोप होता है सर। सर दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है डिटर्जेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है सोप और एक होता है डिटर्जेंट। सर सोप के बारे में तो अभी अभी हमने देख लिया ये क्या होता है ना। तो चलो इसकी डेफिनेशन भी लिख लें। सोप होता है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K। पोटेशियम यानी जहां पे सोडियम आया था ना उस फॉर्मूले में, जहां पे सोडियम आया था सोप के फॉर्मूले, वहां पे K भी आ सकता है, Na भी आ सकता है ना। सोडियम और चलो पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट कर देता हूं, छोड़ो, है ना, कौन इतना लिखे K। सोडियम और पोटेशियम एक मिनट बचा, एक मिनट। चलो सोडियम और पोटेशियम ये K है ना, R नहीं है, K। सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ये डेफिनेशन होती है किसकी? सोप की। कि क्या होते हैं? सोडियम का सॉल्ट हो सकता है, पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है। किसका सॉल्ट होगा सर? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का। जो आर ग्रुप था वो लंबी चेन होगी, जो आर ग्रुप था वो कैसी चेन होगी? लंबी चेन होगी, लॉन्ग चेन, है ना। हाइड्रोकार्बन के बजाय पता है बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लें। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोकार्बन गलत नहीं है लेकिन लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर करेक्ट है ना। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लॉन्ग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना बेसिकली वो, इसीलिए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ मैंने आपको बताया था। एक तो C17H35COO Na वाला है ना, सोडियम स्टेरेट है। ऐसी और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, है ना। एक बिना सोप का बताऊं क्या? तो वो हो जाएगा आपका, एक होता है पाल्मिटिक एसिड होता है ना, पाल्मिटिक एसिड। उसके अलावा एक हो जाता है ओलिक एसिड, है ना। सर वो हमें इसके फॉर्मूले नहीं आते हैं, हमें इनका फॉर्मूला भी लिखवा दीजिए। अभी लिखवा देते हैं बेटा। C15H31COO, C15H31COOH आपका क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड होता है ना, पाल्मिटिक। इतना काफी है वैसे, पाल्मिटिक एसिड। तो भाई अगर जो मैंने पहले बोला था C17H35COOH, ये क्या होगा? स्टेरिक एसिड हो जाएगा, है ना, स्टेरिक एसिड। इसी से क्या बन जाएगा? सोडियम स्टेरेट बन जाएगा। कैसे? C17H35, है ना, COO Na लगा दो तो ये सोडियम स्टेरेट बन जाएगा। अगर आप C17H30 में C17H35COO के लगा दोगे तो सोडियम नहीं, पोटेशियम स्टेरेट बन जाएगा। दोनों होंगे तो सोप ही, दोनों होंगे तो सोप ही, समझ गए। अच्छा वो भी, अब ओलिक एसिड भी जान ही लो बोला है तो C17H35COOH ओलिक एसिड होता है। ठीक,
हाँ सर, हमें एग्जाम्पल भी पता चल गया सोप के। एक सोप का तुम जनरल फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है ना, सोप का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA, जिसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर पॉजिटिव। सर लेकिन आपने बोला था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट पोटेशियम की भी हो सकता है और सोडियम की भी, आपने जैसे सोडियम लिखा है बेटा, ये भी लिख सकते हो RCO नेगेटिव या K पॉजिटिव, है ना, बात तो एक ही है, Na की जगह K आ सकता है। अच्छा सर, अब हमें डिटर्जेंट के बारे में बताइए। डिटर्जेंट के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि इट इज soapless soap, it is soapless soap। जैसे होपलेस होप होती है ना उन लोगों को, बोर्ड के एक दिन पहले यूट्यूब पे फुल केमिस्ट्री फुल केमिस्ट्री गलत हो गया, फुल सिलेबस ऑफ क्लास 10th इन वन शॉट 2 hours, है ना, तो उनकी वही है होपलेस होप भाई, कोई मुद्दा नहीं है। वैसी सोपलेस सोप, इसे, है ना, इसे सोपलेस क्यों कहा जाता है और सोप क्यों कहा जाता है, आइए इसे सोपलेस क्यों कहा जाता है ना, सोपलेस, वाई सोपलेस, और इसे सोप क्यों कहा जाता है। जब आपको सोपलेस ही बोलना था तो सोप क्यों बोला, वाई सोप, है ना। सोपलेस इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है ना, देयर केमिकल कॉम्पोजिशन is different, इसीलिए इसे सोपलेस कहा जाता है। तो सर सोप क्यों कहा जाता है फिर जब केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो सोप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका एक्शन होता है, क्लेंजिंग एक्शन होता है, वो सेम होता है ना, क्लेंजिंग एक्शन इज सेम, काम करने का तरीका, है ना, उसे मैं बोल रहा हूँ क्लेंजिंग एक्शन, सफाई करने का तरीका इज सेम एज दैट ऑफ सोप, जो काम करने का तरीका होता है क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, किसकी तरह होता है सर, सोप की तरह होता है। समझ गए आप ये। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला सर अलग होता है, मान गए, लेकिन होता क्या है ये तो बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन। रंग बदलते हैं पेन का और बताते हैं, ये भी सोडियम सॉल्ट ही है, दे आर ऑल्सो सोडियम। अच्छा, सोडियम की जगह पोटेशियम आ सकता है ना, सोडियम की जगह पोटेशियम आ सकता है ना, लेकिन जनरली इनके लिए सोडियम वर्ड यूज किया जाता है तो मैं भी सोडियम वर्ड यूज कर देता हूँ, है ना। सोडियम सॉल्ट्स, है ना, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन। अच्छा, सोप लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का था, सोप जो था वो सॉल्ट किसका था, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड के होते हैं। लॉन्ग चेन किसके होते हैं सर, सल्फोनिक एसिड के, है ना, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक नाम से आपको समझ में आ गया होगा सर, सल्फर तो आ ही रहा होगा, सल्फोनिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला देख लो, जीएफ जनरल फॉर्मूला है। ओहो सर, समझ रहा हूँ बेटा, तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूँ। 10th में 90% प्लस ले आओ, सब खुश हो जाएंगे, है ना। RSO3Na, सेम वही, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है, SO3 पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, डिटर्जेंट का। किसका सर, डिटर्जेंट। अच्छा, इसे आप खोल के भी दिखा सकते हो, कैसे सर, यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ ना, कहाँ जगह, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ चलो, RS, इससे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और इस एक ऑक्सीजन से Na, इस Na पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। कब आता है सर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे NaCl है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव, लेकिन कब, जब Na और Cl के बीच का बॉन्ड टूटता है तब आता है ना, वही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव से। चलो, आशा है आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप। आगे क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सोप। एक मिनट बच्चे, जरा मैं इसको रब करता हूं और पानी पीकर आता हूं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ाने से पहले थोड़ा हम भी जलपान कर लें, अपने कंठ को आराम दे दें। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी पानी पी लें, क्लास का समय बचाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं ऑलरेडी लिख के आ चुका हूं, ठीक है।
चलो शुरू करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे अपन कुछ भी पढ़ने से पहले। बेटा एक सोप को जब आप देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने बनाया। सर ये स्ट्रक्चर मुझे, हमने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था बायो में तो उसमें स्पर्म देखा था, कुछ कुछ वैसा लग रहा है, कुछ कुछ, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ कुछ वैसा ही है ये। इसमें एक हेड होती है जो कि छोटी होती है और एक लॉन्ग टेल होती है, एक लॉन्ग टेल होती है। ये जो टेल होती है ये हाइड्रोकार्बन की होती है। किसकी होती है सर? हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन से मेरा मतलब है आर ग्रुप। और ये जो हेड होता है ये आपका शॉर्ट होता है ना। एक एग्जांपल लो, जैसे सोप का जनरल फॉर्मूला क्या है सर? आर है COONA। क्या सोप का यही फॉर्मूला है? हाँ सर यही है। तो जो इतना पार्ट होता है ना, इतना पार्ट ये कंप्राइज करता है हेड का। किसका करता है? हेड का सर। और ये जो आर लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है यही आपकी क्या है? टेल है सर। क्या है? टेल है। आओ सोडियम स्टेरेट का एग्जांपल लेते हैं। तो क्या है सर? C17H35 COONA सोडियम स्टेरेट। अगर मैं पोटेशियम स्टेरेट बोल रहा होता तो Na की जगह क्या आ जाता? तो जो इतना पार्ट है ना ये हेड है। क्या है? हेड है। और ये जो इतना पार्ट है ये उसकी टेल है ना। इतने डेप्थ में कोई नहीं बताता है हेड कौन सा है टेल कौन सा है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हेड कौन सा है और टेल कौन सा है। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं डस्टर उठा लूं और चलिए इतनी बार क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। आओ एक और एग्जांपल ले ले। जैसे ये जो C मैंने क्या बोला था? CONA है ना। C डबल बॉन्ड ONA इतना पार्ट होता है, ये वही तो है। COONA ही तो लिखा है R, है ना। RCONA तो ये COONA ही तो है। ये इतना पार्ट होता है हेड। ठीक है। इससे जुड़ी रहती है टेल। इससे क्या जुड़ी रहती है? टेल। कैसे? ऐसे CH2 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 एंड सो ऑन, ऐसे करके क्या जाती है? पूरी टेल जाती है। तो हमें दो बातें तो समझ में आ गई कि हेड कैसा है? छोटा है सर। और टेल कैसी है? लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है। कुछ बातें जो हमें हेड और टेल के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने ये लिखी हुई है। पहली क्या है? टेल। इट इज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। हाँ सर वो तो दिख ही रहा है ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात, इट इज नॉन पोलर। इट इज नॉन पोलर। सर नॉन पोलर का क्या मतलब होता है? बेटा उस नॉन पोलर का मतलब समझने के लिए पहले तो हमें पोलर का मतलब समझना पड़ेगा, फिर हम अपने आप समझ जाएंगे कि जो चीजें पोलर नहीं है वो नॉन पोलर है। सर पोलर का क्या मतलब होता है? बेटा पोलर का मतलब होता है कि चार्जेस प्रेजेंट है। कैसे? क्या प्रेजेंट है सर? चार्जेस प्लस और एंटी से लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट है ना। पोलर का क्या मतलब होता है? चार्जेस प्रेजेंट है। और जाहिर सी बात है चार्जेस अपोजिट ही होंगे। सर मैं समझ नहीं पाया अभी भी कि पोलर का क्या मतलब होता है। अब एक एग्जांपल लेता हूं। H2O पोलर होता है। H2O पोलर होता है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा। उसमें आपको पता चले जाएगा कि ये O है, ये H है और ये H है। ऐसा H2O का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा, है ना। एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। कोई भी एटम क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है सर। क्यों चाहता है? ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते क्यों है? बेटा इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव सर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। सर क्या हमें ये याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है याद रखने की, है ना। अगर फिर भी कोई याद रखना चाहता है तो ऑर्डर है फोन कॉल बारात आई, है ना। कि बारात लेट हो रही थी, अपन ने फोन किया और बारात आ गई, तो फोन कॉल बारात आई। ये आप इससे आप याद रख सकते हैं। मुद्दे की बात, क्या O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हाँ सर है। तो O क्या करेगा? O यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, उन्हें अपनी ओर खींचेगा। हाँ सर खींचेगा। क्या ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी ओर खींचेगा
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कुछ कुछ यहाँ आ जाएगा, हाँ सर यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ कुछ यहाँ आ जाएगा। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाने से O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? हाँ सर आएगा, लेकिन कम आएगा, एक टू नेगेटिव चार्ज सर आएगा। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नेगेटिव से। सर देखिए ना, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा? हाँ सर इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। क्या इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा? हाँ सर इस पे भी इक्टू सा पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, क्योंकि इससे इसका इलेक्ट्रॉन दूर गया है ना। क्या आप देख पा रहे हो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या डेवलप हो गए हैं? अपोजिट चार्जेस। इसे ही पोलैरिटी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर, मतलब इसे ही क्या बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब सर H2O पानी पोलर है? हाँ बेटा पोलर है। सर ये तो समझ में आ गया क्यों पोलर है। ये बताओ ये हेड क्यों पोलर होता है ना? हेड भी पोलर होता है, कहीं लिखा होगा ये इट इज पोलर। ये क्यों होता है बेटा? ये देख, O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, आया ना? हाँ सर, ओन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सर कार्बन से भी खींचेगा क्या? अरे बेटा कार्बन से तो ये यहाँ बैठा ही हुआ है खींचने के लिए, कार्बन को तो दोनों तरफ से खींचेंगे। लेकिन अभी मेन बात क्या, ये O पे नेगेटिव आएगा? हाँ सर। क्या Na पे पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। इसीलिए से क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। और वाटर भी पोलर है। तो सर नॉन पोलर क्या होता है? जिसपे चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे बताओ इस कार्बन पे, सर इसके इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। सर कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट तो लगेगा ही, बट क्योंकि इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लो, वो दोनों सेम होगी। तो ना ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ना ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन जहां है वही रहेगा। तो चार्जेस डेवलप ही नहीं होंगे सर। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नॉन पोलर हो जाएगा सर। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया पोलर और नॉन पोलर का क्या मतलब होता है? हाँ सर हम समझ गए। अच्छा सर ऑयल्स भी तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ही होते हैं, हमने पढ़ा है। ऑयल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है ना, वो इसीलिए नॉन पोलर होती है, इसी टेल की तरह। तो टेल, अच्छा एक कंसेप्ट होता है, आ गया है ना, टेल नॉन पोलर होती है, ये बोलने वाला था बस। एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक का, है ना। मुझे एक बात बताओ, ये आप हो, है ना, ये आप हो, ठीक है, प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे। आपको पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है, आपको पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है। तो आपके दोस्त कैसे होंगे जिन्हें पिकनिक पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं सर, हमारे दोस्त भी हमारी ही तरह होंगे, हमारे दोस्त भी हमारी ही तरह होंगे जिन्हें पिकनिक पे जाना बहुत पसंद होगा। ऐसी बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चीज की होने की कि आपके दोस्त ऐसे हो जिन्हें पिकनिक पे जाना बिल्कुल पसंद ना हो, है ना। तो जो जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हम होते हैं सर वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं। हमें डार्क जोक पसंद है तो हमारे दोस्त को डार्क जोक पसंद है ना, डार्क जोक। जी सर बिल्कुल। तो उसी प्रकार से एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक का। जो खुद पोलर है वो कैसे लोग को पसंद करेगा? जो पोलर होंगे सर, जो पोलर होंगे, है ना। तो जो खुद पोलर है वो किसमें घुलना पसंद करेगा? किसमें घुल मिल के रहेगा? जो खुद पोलर होंगे। अब ये देखो टेल कैसी है सर? नॉन पोलर। ऑयल कैसा है? नॉन पोलर। तो क्या टेल ऑयल में सॉल्युबल होगी? हाँ सर होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का, है ना। ये हाइड्रोफोबिक पे लास्ट में आता है और हाइड्रोफिलिक पे। अब हेड पे आओ, हेड पे चर्चा करो। हेड क्या है? हेड क्या है सर? हेड को बोला जाता है शॉर्ट आयोनिक हेड। पेन का कलर बदल लो, पेन का कलर बदल लेता हूं। हेड को क्या बोला जाता है? शॉर्ट आयोनिक हेड। ये शॉर्ट क्यों बोल रहे हैं? छोटा है, दिख ही रहा है सर। आयोनिक क्यों बोल रहे हैं? चार्जेस डेवलप है ना, आयंस हैं, इसीलिए आयोनिक बोल रहे हैं। और हेड तो वो है ही। इट इज पोलर। पोलर का मतलब हमें समझ में आ गया। हाँ सर देखो चार्जेस हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है वाटर में सर? LDL का मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये देखिए सर अभी आपने बताया कि वाटर भी क्या है? पोलर है। ये भी क्या है? पोलर है, इसलिए दोनों आपस में सॉल्युबल है। अब आओ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पे। पेन का कलर एक मिनट बदल लूं भाई। हाइड्रो का मतलब होता है सर, आपने अभी कुछ देर हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में बताया था। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। फोबिक का मतलब होता है सर, फोबिक वर्ड आया कहां से? फोबिया से आया है। फोबिक का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर, फियर, या किसी को लोग बोल देते हैं हेटिंग, है ना। देखो ये पानी से नफरत करता है। सर क्यों करता है? बेटा पानी पोलर है, ये खुद नॉन पोलर है, इसीलिए करता है। ओ सर समझ गए।
इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, पानी से दूर भागता है, पानी से नफरत करता है। अच्छा सर ये खुद पोलार है, पानी भी पोलार है, ये खुद पोलार है और पानी भी पोलार है, तब तो ये पानी से प्यार करेगा, बिल्कुल सही, पानी से प्यार करता है। हाइड्रो मतलब पानी, वाटर है ना, वाटर, चीची गंदा। फिलिक मतलब लविंग, फिलिक मतलब क्या होता है बेटा, लविंग, वाटर लविंग, है ना। वाटर वाटर बोलते बोलते मेरा भी मन पानी पीने का कर गया है, एक घूंट पानी मैं भी पी कर आता हूं, फिर आपको आगे पढ़ाता हूं, है ना। फिर से थोड़ा सा समय बचाने के लिए बोर्ड मैंने रब कर लिया है और एक छोटी सी बात हेडिंग डाल दी है कि अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि सोप एक एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है सर, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। सर अभी ये बताइए कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल क्या होता है। बेटा देखो, जब भी एम्फी वर्ड आता है तो तुम समझ जाते हो कि दोनों, है ना, उसका मतलब है दोनों। कैसे सर, कैसे, एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पे रह ले, है ना, एम्फीबियंस जानवर जो पानी और जमीन दोनों पे रह ले। वैसे ही एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया जाता है जब एक ही मॉलिक्यूल के पास, एक ही मॉलिक्यूल के पास, एक ही मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट्स हो। कौन कौन से दो पार्ट्स सर, पोलार कहना है पोलार कह लो, नॉन पोलार कहना है नॉन पोलार कह लो, हाइड्रोफिलिक कह लो या हाइड्रोफोबिक कह लो, है ना। सोप के पास हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है ना, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। इसलिए सोप एक कैसा मॉलिक्यूल है, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ गई हो कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है ना। लिख लेना भाई, वीडियो में समझ जाके लिख लेना। आओ अब देखते हैं कि सोप काम कैसे करता है। सोप काम कैसे करता है, जरा दो तीन कलरों का प्रयोग कर लिया जाए। एक ये तुमने बाल्टी ली, सर बाल्टी ऐसी नहीं दिखती, अरे मान लो यार लेट, है ना, लेट, ये तुमने बाल्टी ली, इसमें क्या डालो, सोप सॉल्यूशन डालो। इसमें चारों तरफ क्या है, सोप सॉल्यूशन है। सर सोप सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, साबुन लेना है, साबुन उसे पानी में घोल लेना है, तो क्या बन जाएगा, सोप सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ गया सर। ये तुम्हारी शर्ट है, ठीक, मान लो ये तुम्हारी शर्ट है चेक वाली, है ना, ये तुम्हारी शर्ट है चेक वाली, ठीक। इस पे ये लाल रंग से मैंने ऑयल या ग्रीस की गंदगी, एनसीईआरटी लिखती है जो मैक्सिमम इंप्योरिटीज होती है वो या तो ऑयली होती है नेचर में, है ना। तो यहाँ पे तुमने क्या लिया, ये इंप्योरिटी ली, ये क्या है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है ना, ऑयल या ग्रीस, ठीक। ये तुम्हारी शर्ट पे गंदा दाग लगाता है ना, तुम मखनी, दाल मखनी खा रहे थे, बटर तुम्हारी शर्ट पे रह गया, उस दाल मखनी का गिरा लिया तुमने खाते खाते, है ना। अब क्या होगा, सोप सॉल्यूशन में तुमने डाला है, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सोप का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है। अच्छा क्या ये ऑयल है, हाँ सर। ऑयल किसे पसंद है सर, टेल को पसंद है। अच्छा हेड को क्या पसंद है सर, पानी पसंद है। तो सोप मॉलिक्यूल कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखा लेंगे, ऐसा गोल बना लेंगे, ये देखो, इसके चारों तरफ आ जाएंगे सोप मॉलिक्यूल ऐसे कि जो टेल है वो पानी से दूर भागे, और किसकी तरफ भागे सर, पानी से दूर भागे, किसकी तरफ भागे, ऑयल की तरफ भागे। और ये जो हेड है ये किसे फेस करे, वाटर को फेस करे। सर पता है ऐसी एक चीज होती है सेल मेम्ब्रेन में, हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनती है ना, लिपिड बाइलेयर की बनती है ना, कुछ ऐसी बनती है सर। क्यों सर ऐसी क्यों बनती है, क्योंकि बेटा सेल के बाहर भी बॉडी में पानी, सेल के अंदर भी बॉडी में पानी, है ना। तो हेड क्या होता है, वही सर वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होती है सर भाई, हाइड्रोफोबिक। तो ऐसा अरेंजमेंट करने से टेल तो बच जाती है पानी से और हेड पानी की तरफ फेस करता है। ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म था, है ना, ये इतना हिस्सा सेल मेम्ब्रेन थी और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा था। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझो, मान लो मेरे हाथ पे ये एक डस्टर है ना, ये एक डस्टर है, ये एक इम्प्योरिटी है और मेरा हाथ एक कपड़ा है।
क्या हुआ है, सोप मॉलिक्यूल ऐसे जा जाके घुस घुस के ऐसे 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 ऐसे, आपको दिख रहा होगा अच्छे से शायद, है ना, ऐसे हाथ है, ऐसे ऐसे घुस घुस के रुक गए हैं। अब एक बात बताओ, इनको मान लो सोप मॉलिक्यूल, मेरे मार्कर्स को, है ना, ऐसे 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 घुसे हैं, तो क्या ऐसे घुसने की वजह से डस्टर मेरे हाथ से थोड़ा ऊपर उठा है? बताओ, ये डस्टर दिख रहा होगा अच्छे से, है ना, फोकस हो गया होगा, डस्टर मेरे हाथ से थोड़ा ऊपर उठा है, हाँ सर उठा है, हाँ सर उठा है। वैसे ही सिमिलरली जब ये जो ऑयल का स्टेन है ये कपड़े पे पड़ा हुआ है, चारों तरफ से सोप की जो टेल होगी वो जा जाके इसमें घुस जाएगी, तो ये ऑयल का स्टेन थोड़ा सा कपड़े से ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा कपड़े से ऊपर आ जाएगा, या यूं कह लो कि लूजली बाउंड हो जाएगा, या यूं कह लो कि लूजली बाउंड हो जाएगा, लूजली क्या होगा, बाउंड हो जाएगा। अब आप इसका फर्दर क्या करो, एजिटेशन कर दो। सर ये एजिटेशन क्या होता है? हमने हेजिटेशन सुना था जो हमारा दोस्त बिल्कुल नहीं करता, एक्चुअली सॉरी, हमने हेजिटेशन सुना था जो हमारे माताजी पिताजी बिल्कुल नहीं करते हमारी बेइज्जती करने में, लेकिन एजिटेशन कभी नहीं सुना है। बेटा एजिटेशन का मतलब ये समझ लो मैकेनिकली स्क्रब करना है। तुम ये मत समझो एजिटेशन का मतलब मैकेनिकली स्क्रब करना है, तुम ये समझो कि तुमने कभी बैग से कपड़े को धोते हुए देखा है, पता है ना, हाँ सर देखा है, एक छोटा सा बैग होता है, कभी कभार हमारी मम्मी हमें भी उससे धो देती हैं, पर जनरली उससे कपड़ा धोया जाता है, उससे ऐसे ऐसे कपड़ा मारो, या फिर कपड़े को लेके पत्थर पे पटको, है ना, पटकने से, मैकेनिकल स्क्रबिंग से, एजिटेशन से क्या होगा सर, ये जो लूजली बाउंडेड ऑयल पार्टिकल है ये कपड़े को छोड़ के सोप सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, इसीलिए कपड़ा साफ हो जाएगा, और जिस कपड़े पानी में आप कपड़ा धो रहे थे वो गंदा हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। समझ गए, है ना, समझ गए। कुछ बातें डिक्टेट कर दूं क्या, जो अपन जनरली लिखते हैं ना, डिक्टेट कर दे रहा हूँ, सुन लो, है ना। एजिटेशन करोगे या मैकेनिकल स्क्रब करोगे, और बीटे में था पैगल, पैगल का क्या मतलब होता है, पैगल का मतलब भाई बैग से, है ना। कुछ बातें जो क्या बोलते हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से है, रिफ्रेशर के हिसाब से है, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, है ना, आप एक बार उसे देख लें, है ना। एजिटेशन करेंगे, एजिटेशन का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल स्क्रब करेंगे या उसे बीटेन करेंगे विद अ पैडल और ऑन अ स्टोन, या फिर आप वॉशिंग मशीन में उसे चला देंगे, है ना, वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, वैसे चला देंगे, है ना। उससे क्या होगा, लूजली बाउंडेड ऑयल या ग्रीस will move into solution and will leave the fabric समझ गए। हाँ सर, हम क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप समझ गए बहुत अच्छे से। अच्छा अब एक बहुत अच्छी बात है, ये जो इतना पार्ट है ना, कितना पार्ट सर, एक सेकेंड, है ना, पेन चेंज करो, इतना पार्ट, ये जो सर वो ऑयल है, हाँ अलग से बना रहा हूँ, इसी चीज को अलग से बना रहा हूँ, ये ऑयल है सर, ऑयल है, और ये इससे जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये जो इतना स्ट्रक्चर होता है, जो ये फॉर्म हुआ है, ये जो इतना स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसे आप बोलते हैं स्फेरिकल आयोनिक मिक्सचर। इसे क्या बोला जाता है, स्फेरिकल आयोनिक मिसल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्फेरिकल आयोनिक मिसल बोला जाता है, सिंपली आप इसे मिसल भी बोल सकते हो। सर स्फेरिकल क्यों, क्योंकि गोल है। आयोनिक क्यों, याद करो हेड में मैंने क्या बताया था, वो नेगेटिव और एन पॉजिटिव होता है, बताया था, इसीलिए आयोनिक। मिसल क्यों, स्ट्रक्चर को मिसल बोला जाता है इसीलिए, है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे बाहर नहीं आएगा क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप में, इससे बाहर नहीं आएगा क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप में। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्या आता है सर, सवाल आता है। क्या आता है सर, ये तो बताइए, इंपॉर्टेंट है समझ गए, सवाल क्या है, लिखता हूं अभी, एक मिनट दो, बोर्ड पर लिखता हूं सवाल क्या है। हाउ क्लस्टर स्लैश मिसल maintains its shape। एक बहुत अमेजिंग बात बताऊं, मान लो बीच में ऑयल नहीं है, फिर भी ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो ऐसे ही अरेंज रहेंगे, एक सेकेंड, वो ऐसे ही अरेंज रहेंगे।
वाले पोर्शन को 2x पे कर लेना भाई और बहनों, आपसे विलंब के लिए खता है, वो ऐसे ही रहेंगे। मतलब सर टेल अंदर की तरफ और है बाहर की तरफ, जी बेटा ऐसे कि पानी का एक भी मॉलिक्यूल अंदर ना जा सके, पानी का एक भी मॉलिक्यूल अंदर ना जा सके। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों रहेंगे ये बेटा, ऐसे इसीलिए, रुको बाहर वाली मिटा दूं, बाहर वाली लाइन मिटा दूं, एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बना दीजिए सर। है ना, ऐसे ही रहेंगे। क्यों सर ऐसे क्यों रहेंगे, है ना, ऐसे क्यों रहेंगे? तो एनसीईआरटी इसका रीजन देती है, ड्यू टू आयन आयन रिपल्शन। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, आयन आयन रिपल्शन ना, हमें कुछ समझ नहीं आया, मैं हूं ना समझाने के लिए। बेटा मेरी एक बात समझो, है ना, क्या पहले पता क्या होता था, जब शादी होती थी तो एक बड़ा सा हॉल बुक होता था, एक हॉल जेंट्स के लिए, एक हॉल लेडीज के लिए, है ना, और उस हॉल में ऐसे लाइन से गत्ते लगा दिए जाते थे, और एक कूलर रहता था एक गत्ते के आगे, है ना, एक रो में एक कूलर रहता था, और कूलर के जस्ट आगे वाली जगह तो आपको मिलनी ही नहीं है ना, कुछ भी कर लो आपको कूलर के जस्ट आगे वाली जगह नहीं मिलनी है ना। एक बार को आपको अपनी क्रश का रिप्लाई आ सकता है, बट उस कूलर के आगे वाली जगह नहीं मिल सकती है ना, ऐसी लगे रहते थे। अब मान लो जगह की कमी हो गई, है ना, लोग एकदम ठुस ठुस के एकदम चिपक चिपक के एक एक गद्दे पे दो लोग बैठे हुए हैं, है ना, एक बड़ा सा रूम है, उसमें लाइन से गद्दे लगे हुए हैं, आगे कूलर है, और लोग एक एक गद्दे पे दो व्यक्ति लेटा हुआ है, सॉरी, है ना, सो रहा है। अब आप सीधे लेके हुए हो आराम से, है ना, सोचा आपको करवट लेनी है, अब आपको एक को करवट लेनी है, तो जो लाइन से पीछे लोग लगे हुए हैं ना सबको करवट लेनी पड़ेगी। तो क्या वो जो पीछे वाले लोग हैं आपको करवट लेने देंगे? नहीं लेने देंगे सर, नहीं लेने देंगे। सिमिलरली एक ये जो सोप का मॉलिक्यूल है ना, क्या है सर, इस पे चार्ज ONA है ना, O पे नेगेटिव और O पे एक पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। इसी के जस्ट बगल में एक और है जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इसी के जस्ट बगल में एक और है जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। ये अपनी जगह से थोड़ा सा खसकना भी चाह रहा है, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल अपनी जगह से थोड़ा सा खसकना चाह रहा है, एक तो ये वाला नेगेटिव रिपल्शन शो कर देगा और ये वाला नेगेटिव रिपल्शन शो कर देगा, या ये वाला पॉजिटिव रिपल्शन शो कर देगा और इसे खसकने नहीं देगा। इसे ही उन्होंने क्या बोला है, आयन आयन रिपल्शन, इसे ही उन्होंने क्या बोला है, आयन आयन रिपल्शन बोला है। समझ गए? ये आयन एक आयन को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, रोकेगा सरकने से। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो, है ना। तो आप एक बात लिख सकते हैं, ड्यू टू आयन आयन रिपल्शन, ड्यू टू आयन आयन रिपल्शन मिसेल्स फॉर्म, मिसेल्स, है ना, ड्यू टू आयन आयन रिपल्शन। पेन बदल दिया जाए, पेन एक मिनट रुको, है ना, सॉरी मिसेल नहीं, सोप मॉलिक्यूल लिखो, है ना, ड्यू टू आयन आयन रिपल्शन सोप molecule will stay in the form of missiles, in the form of missiles। ठीक है, समझ गए। अब एक एनसीईआरटी ने क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी ने बस एक बात करी है बड़ी सिंपल सी, कि जो सोप वाटर का सॉल्यूशन होता है वो नेचर में कोलॉइड होता है। हाँ सर, हम 9th में पढ़ चुके हैं कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है, तो उस पर हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है ना, उस पर हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब एक सेकंड रुकना है ना, बस एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी निकाल लूं मैं, तब तक इसे मिटा दूं। एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वो भी करा देते हैं आपको, ताकि, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूँ ना भाई बाहर से नहीं आएगा इसके, तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी कराना भी मेरा कर्तव्य है। हेडिंग डालेंगे एनसीईआरटी एक्टिविटी, है ना, इसको मिटा लेना, न्यू हेडिंग है एनसीईआरटी एक्टिविटी, एनसीईआरटी एक्टिविटी। आपको 2 बीकर लेने हैं, एक लिया आपने ए, एक लिया आपने बी, है ना, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। इन दोनों के अंदर आपने पानी भरा, इन दोनों के अंदर आपने पानी भरा, भर दिया सर, पानी भर दिया।
पानी के अंदर आपने एक एक ड्रॉप ऑयल की डाली, पानी के अंदर आपने एक एक ड्रॉप ऑयल की डाली, ठीक है। अब एक में आपने अलग से सोप सॉल्यूशन डाला, एक में आपने अलग से क्या डाला सर, सोप सॉल्यूशन, मान लेता हूं बी में डाला है ना, और एक में आपने कुछ नहीं डाला, नथिंग, नथिंग है ना, एक में आपने कुछ नहीं डाला, नथिंग। दोनों को स्टर किया, दोनों को स्टर किया, तो कुछ समय बाद आप पाओगे, कुछ समय बाद, अच्छा रुको, कुछ समय बाद क्या पाओगे, दोनों को आपने शेक किया, स्टर किया है ना, और कुछ समय के लिए छोड़ दिया है ना, कुछ समय के लिए आपने छोड़ दिया, स्टर कह लो, शेक कह लो, शेक बोथ है ना, एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम, एंड लेफ्ट इट फॉर सम टाइम, दोनों को आपने शेक किया, स्टर किया है ना, और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया। ये वही ए है, ये वही बी है। आप पाओगे कि जब आपने स्टर किया था तब भले ही ऑयल की जो ड्रॉप थी वो नीचे ऊपर कहीं सॉल्यूशन पानी में चले गई थी, लेकिन कुछ समय छोड़ने के बाद ये जो ऑयल है, ऑयल की ड्रॉप है, वो वापस ऊपर फ्लोट करते हुए आ गई है, वापस ऊपर फ्लोट करते हुए आ गई है। ये पानी है और वापस ये जो ऑयल की ड्रॉप है वो ऊपर फ्लोट कर रही है, पानी में कोई डिफरेंस नहीं आया है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। बट बी में आपको पता चला कि एक इमल्शन बन गया है, बी में क्या बन गया है, इमल्शन बन गया है, बी में क्या बन गया है, इमल्शन बन गया है। सर ये इमल्शन क्या होता है बेटा, इमल्शन is a type of colloid solution, it is a type of colloid solution। घर पे एक एक्टिविटी कर सकते हो, ये मग्गा लेना जिससे नहाते हो है ना, साबुन के हाथ लेना और ये मग्गे में डाल देना, पानी में रखना, मग्गे में पानी रखना और साबुन के हाथ ऐसे ऐसे डाल देना, तो जो मग्गे में पानी का रंग आएगा ना उसे ही इमल्शन कह देते हैं, है ना। और इसमें आपको ऑयल की ड्रॉप कहीं नहीं दिखेगी, इसमें आपको ऑयल की ड्रॉप कहीं नहीं दिखेगी। सर वो ऑयल की ड्रॉप का क्या हुआ, ये इमल्शन कैसे बना बेटा, ये इमल्शन सोप की वजह से बना। सोचो ना इन दोनों में क्या अंतर है, बस सोप का ही तो अंतर है। तो यहाँ पे इमल्शन जो फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है, सोप की वजह से हुआ है। और सोप यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि सोप acts as emulsifying agent, acts as emulsifying एजेंट है ना। सोप कैसे एक्ट कर रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इमल्शन बनवा दे रहा है। सर ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट कर पाता है, क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट है। कैसे पार्ट सर, हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है ना। हाइड्रोफिलिक पार्ट इसका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और हाइड्रोफोबिक ऑयल में सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए ये इमल्शन फॉर्म कर पाता है। और कैसे एक्ट करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई हो। एक छोटा सा ब्रेक आप भी ले लीजिए, पानी पी लीजिए और मैं भी पानी पी लेता हूँ एक घूंट। फिर से समय बचाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ बातें लिख रखी है ना। अब अपन उतना तो पढ़ ही चुके हैं, आइए आगे डिटर्जेंट की तरफ जाते हैं। आप किसकी तरफ, डिटर्जेंट की तरफ। तो डिटर्जेंट की तरफ जाने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। उनमें से एक टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, बट सिंस मेरा मतलब आपको बता दूं एक बार ताकि आपको समझ हर बात आए, है ना। हार्ड वाटर सर होता क्या है, आप में से अगर किसी के घर पे कार है जैसे, है ना, तो जब नई नई कार आती है तो लोग उसे धोते रहते हैं, रोज रोज धोते हैं, लेकिन पोंछते नहीं है क्योंकि स्कूटी वाली आदत लगी रहती है ना। तो आपने देखा होगा कि कार के जो कांच होते हैं उसके ऊपर पानी के दाग पड़ जाते हैं, है ना। ये इधर भोपाल साइड, मध्य प्रदेश साइड, मुंबई साइड ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉफ्ट वाटर है ना। जैसे बिहार तरफ चले जाओ आप, वहाँ पे सॉफ्ट वाटर है, गंगा यमुना टाइप का जो पानी है वो जनरली पिया मिलता है वहां पर, तो वहां ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहाँ आओ, है ना, मध्य प्रदेश भोपाल में आओ, हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, हार्डनेस होती है वो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से होती है, नमक की वजह से होती है ना। किसमें डिजॉल्व होगा बेटा, पानी में ही होगा। अच्छा सर किसके सॉल्ट्स होंगे, या तो कैल्शियम के होंगे या मैग्नीशियम के होंगे, या कैल्शियम के होंगे या मैग्नीशियम के होंगे। अच्छा हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। हार्डनेस क्या होती है, दो तरीके की। जैसे प्यार दो तरीके होता है, टेम्पररी परमानेंट, है ना। टेम्पररी प्यार है भाई, टाइम पास चल रहा है, और एक परमानेंट नहीं है भाई, सच्चा वाला इश्क है ना। वैसी हार्डनेस भी
दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है बेटा, ये बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। किसके बाइकार्बोनेट बेटा, उसी के जिसके सॉल्ट है। किसके सॉल्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो बाइकार्बोनेट भी किसके होंगे सर, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, यानी CaHCO3 होल ट्वाइस या MgHCO3 होल ट्वाइस। इनकी वजह से कैसी हार्डनेस आती है, टेम्पररी। सर इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, मान लो आपका जो इश्क है वो टेम्पररी है, टाइम पास है, और गलती से आपके मम्मी पापा के सामने आ गया तो 2 घंटे में आपका पूरा इश्क का बुखार उतर जाएगा। सिमिलरली सिंपली इसे बॉईल कर दो और ये काम आपका कर देगा, है ना। अच्छा सर, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है बेटा, ये होती है क्लोराइड्स या सल्फेट्स की वजह से। सर किसके क्लोराइड और सल्फेट, वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यानी सर CaCl2 ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। CaSO4 क्या है सर, कैल्शियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। ये सब है, समझ गए। अब दिक्कत क्या है सर हार्डनेस के साथ, दिक्कत ये है कि बेटा 2 घंटे से तुम्हारा बुखार प्यार का नहीं उतरता है। उतरने के तो फिर भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन आओ अभी हम केमिस्ट्री पे आए। सोप जो होता है वो वर्क नहीं कर पाता है, डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। सर क्यों सर, सोप क्यों अच्छे से काम नहीं कर पाता। वैसे बेटा तुम जैसे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हो अपने रिलेशनशिप के चक्कर में, वैसे ही परमानेंट हार्डनेस की वजह से सोप अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो लेदर या फॉर्म, लेदर बोलना है लेदर बोल लो, फॉर्म बोलना है फॉर्म बोल लो, बेसिकली इसका मतलब यही होता है झाग नहीं बना पाता है। क्या नहीं बना पाता है, झाग। सर क्यों नहीं बना पाता है, वाई, बिकॉज बेटा सोप जो होता है एक इनसॉल्यूबल, कर्डी लिखा है ना, CURDY, दही जैसे, कर्डी वाइट PPT बना लेता है। सोप जो होता है वो क्या बना लेता है, एक इनसॉल्यूबल, पानी में ना घुले, कर्डी दही की तरह, वाइट PPT है ना, प्रेसिपिटेट बना लेता है। किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, है ना। किसमें सर, हार्ड वाटर में। और इस इनसॉल्युबल PPT को, जो कि कर्डी वाइट होती है, क्या बोला जाता है, स्कम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कम बोला जाता है। इसी की रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, है ना, वही हमें देखनी है। ये देखो, क्या ये सोप है, हाँ सर है। क्या ये MgCl2 है, हाँ सर। ये देखिए MgCl2, ये किस वजह से, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, यही तो हार्डनेस ऑफ वाटर है। होता क्या है बेटा, ये कैसे टूटेगा सर, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये कैसे टूटेगा सर, Mg2 पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव, है ना। तो यानी सर आपको इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ले लिए 2, तो क्या बनेगा, ये देखो C70 H35 COO, इतना तो बनेगा ही, होल ट्वाइस Mg। इसी को स्कम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कम। सर साथ में क्या बनेगा बेटा, 2 NaCl, यही तो बनेगा। देखो Cl बचा और Na बचा, NaCl बन जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा, CO नेगेटिव में, यहाँ से Ca++ में और Cl2 -1 में, है ना। 2 Cl है तो 2 की वजह से -2 लेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। सेम यहाँ पे भी यही होगा, है ना। यहाँ पे भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्या होगा सर, C17 H35 CO होल ट्वाइस, क्या आ जाएगा, लेकिन अपनी बार कैल्शियम आ जाएगा सर, प्लस NaCl। सर एक बात बताओ, आपने तो दोनों क्लोराइड वाली इम्प्योरिटी ले ली, अगर सल्फेट वाली होती बेटा अगर सल्फेट वाली होती तो वो क्या होता है सर, SO4 2- होता है ना, और ये Ca होता है। मान लो कैल्शियम सल्फेट है तो अभी भी बनेगा भाई, बस Na के साथ SO4 बन जाएगा, तो Na2 SO4 बना लेगा, ये बन जाएगा। समझ गए क्या बनेगा, हाँ सर समझ गए। NaCl की जगह क्या बनने लगेगा, Na2SO4 बनने लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो सर अब आप एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप सोप को यूज ना करें, तो सर क्या यूज करें, डिटर्जेंट यूज करें। अच्छा हाँ, अब ये जो क्या बोलते हैं, जब तक आपने 1 बाल्टी पानी लिया, उस पानी में जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा तब तक सोप काम ही नहीं करेगा, कपड़ा धोएगा ही नहीं, गंदगी से चिपकेगा ही नहीं। क्या करेगा सर, स्कम बनाता रहेगा, है ना। जब तक उस पानी में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोप क्या करेगा, स्कम बनाएगा। जैसे ही उस बाल्टी पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम खत्म हो गया, सबके साथ उसने क्या बना लिया, स्कम बना लिया, तो वह उसके बाद वो कपड़ा धोना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा, ज्यादा सोप लगेगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन लाया गया, इसका क्या लाया गया, सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या था, डिटर्जेंट। वो सॉल्यूशन क्या था,
डिटर्जेंट। तो मतलब सर सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम कर जाता है? जी हाँ, सोप जो होता है वो हार्ड वाटर, सॉरी गलत बोल दिया ना। तो इसका क्या मतलब होता है सर, डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में काम कर जाता है? हाँ बेटा, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर जाता है, सोप नहीं कर पाता है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर जाता है और सोप नहीं कर पाता है। मतलब सर डिटर्जेंट क्या झाग बना लेता है हार्ड वाटर में? हाँ बेटा, डिटर्जेंट झाग बना लेता है, वो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से रिएक्ट नहीं करता है ना, वो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से रिएक्ट नहीं करता है ना। इन सच केसेस डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड एज इट डज नॉट रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। अच्छा, अगला टॉपिक आता है एडवांटेजेस, है ना। अगला टॉपिक क्या आता है ना, एडवांटेजेस। अच्छा, डिटर्जेंट क्या सॉफ्ट वाटर में काम कर लेगा बेटा? जो चीज हार्ड वाटर में काम कर पा रही है तो सॉफ्ट में काम कर ही लेगी, है ना, ऑब्वियस है। अब एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा, बस 5 मिनट और बचे हैं लेक्चर के, है ना। टॉपिक आता है एडवांटेजेस, किसके सर? ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या होते हैं सर? पहला तो आपने वही बताया, वर्क्स वेल इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में अच्छे से काम करता है। अभी ठंडी का टाइम है ना सर, आप क्यों बता रहे हो अभी ठंडी का टाइम है? मैंने एक स्वेटर पहना हुआ है। ये जो स्वेटर्स होते हैं ना, इसके ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो जो रंग है, ये एसिडिक डाई की मदद से होता है। नॉर्मली डाई क्या होता है बेटा? रंगने के लिए जो यूज करते हैं ना सब्सटेंस, उसे डाई बोलते हैं, ठीक है। और एसिडिक डाई की मदद से वुलन क्लॉथ्स को रंगा जाता है, समझ गए? एसिडिक डाई की मदद से किसको रंगा जाता है? वुलन क्लॉथ्स को। अब ये जो सोप होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं कर पाता, बट डिटर्जेंट एसिडिक मीडियम में काम कर जाता है। तो जो ये वुलन क्लॉथ्स है, इन्हें कौन धो पाएगा सर? डिटर्जेंट धो पाएगा। क्या सोप धो पाएगा? नहीं धो पाएगा। तो लिख लो इस बात को कि पहले तो ये लिख लेना, सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, है ना। इसको अच्छे से आंसर आप चाहोगे तो मैं आपको क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुको, मैं देख ही लेता हूँ ना आंसर अभी बुक, मतलब एक प्रॉपर अच्छी जो लाइन है वो डिक्टेट कर लेता हूँ, है ना। आप ये लिख सकते हो कि हाँ, ये लिख सकते हो, सोप डू नॉट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर whereas डिटर्जेंट वर्क वेल विथ बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट्स वर्क वेल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कब होगा? जब आप स्वेटर वगैरह धोगे, है ना, क्योंकि उसमें एसिडिक डाई होती है। वाइल या whereas सोप डजंट, सोप डज ना, सोप डज नॉट, समझ गए? हाँ सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, अ वेरी कॉमन लाइन दैट आई यूज इन माय स्कूल। तो क्या सोप के भी कुछ फायदे होते हैं? हाँ बेटा, सोप के भी कुछ फायदे होते हैं। बस मतलब एक ही फायदा हमें काम का है जो हमारे सिलेबस में है, वो ये है कि जो सोप होता है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, वाइल डिटर्जेंट 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है ना। डिटर्जेंट एक लंबे समय तक के लिए एनवायरमेंट में रहता है, इसीलिए एनवायरमेंट को हार्म करता है, वेयर सोप नहीं करता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है ना। आशा करता हूं आपको सारी बातें जो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाई वो समझ में आई हो। कोई भी डाउट होगा आज के लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। जय सिया राम।